नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। 3 दिन से ईदगाह मल्टी से लापता 5 साल की बच्ची की लाश मल्टी में ही मिली। मल्टी के रहवासियों ने शाहजहानाबाद थाने का घेराव किया। महिलाओं ने कहा, हमारे हवाले करो आरोपी को। आरोपी गिरफ्तार। 5 साल की बच्ची सृष्टि का मिला शव। लगभग 40 घंटे से लगातार जारी था पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन। क्राइम ब्रांच पुलिस समेत कई थानों की पुलिस टीम कर रही थी बच्ची की तलाश। शाहजहानाबाद स्थित वाजपेयी नगर मल्टी में मंगलवार दोपहर 12 बजे से लापता हुई थी बच्ची। ड्रोन कैमरा और डॉग स्क्वाड से भी बच्ची का सर्चिंग ऑपरेशन था जारी। वाजपेयी नगर मल्टी के 1000 से ज्यादा फ्लैट की तलाशी भी ली गई। अनहोनी की आशंका को देखते हुए मल्टी के पास नाले, पानी की टंकियां और अन्य जल स्रोतों में भी गोताखोर कर रहे थे बच्ची को तलाश। बच्ची मल्टी में ही 2nd फ्लोर में रहने वाली दादी के साथ ही दादी से किताब लेने का कहकर नीचे अपने फ्लैट में आई थी। शव मिलने के बाद रहवासियों का फूटा गुस्सा। हंगामे के चलते भारी पुलिस बल तैनात। अपराधी का नाम सुभाष बताया जा रहा है। लगातार इस प्रकार छोटे बच्चों के साथ अपराधी घटनाओं से लोगों के दिल में डर बैठ गया है। जहां प्रशासन एक तरफ अपराध को रोकने की बात कर रहा है, वहां लगातार बच्चियों के साथ अपराध की घटना बढ़ती जा रही है। राजधानी भोपाल में 5 साल की मासूम की चेकिंग होती तो वो बच्चे जिंदा मिलते। वो लोग ने बोले किराएदार है, तो उन लोगों ने ताला तोड़ के उस घर में नहीं देखा। उन लोगों ने पता नहीं उसके साथ क्या करा, मारा, टंकी में बंद कर दिया, वो मर गई बेचारी। वहाँ 3 दिन से पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। 3 दिन से वहाँ लोगों की तलाशी हो रही थी, तो वहाँ पे उस घर की क्यों तलाशी नहीं हुई? वहाँ पे इतने कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ, तो कैमरों के अंदर क्यों नहीं आया वो सब? हमें फांसी चाहिए, हमारे हवाले कर दो, हम लोग खुद फांसी दे देंगे। नहीं बोलो कैसे भी जाओ। देख सकते हैं लोगों में साफ। वो व्यक्ति कहाँ का है? वो वो वीडियो के अंदर जैसे सब घरों का करा, उस कमरे का भी ताला तोड़ के चेक किया। ताला नहीं, खेलने की चाबी नहीं है, पुलिस को ताला तोड़ने, पुलिस ने ताला नहीं तोड़े, हमारे घरों पे भी चेक हुए। जहां पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कुलपति भवन के सामने प्रदर्शन कर अपनी बात मनवाने को कहा। जहां पर बरकतुल्लाह के छात्र आशीष शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जहां पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कुलपति भवन के सामने प्रदर्शन कर अपनी बात मनवाने को कहा। जहां पर बरकतुल्लाह के छात्र आशीष शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मैं आपको सबको सूचित करना चाहता हूं कि जो हम सब मिलकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहीद भगत सिंह की जयंती पर देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में के ज्ञान विज्ञान भवन में करना चाह रहे थे, परंतु हमारे कुलपति महोदय नहीं चाहते कि ये कार्यक्रम हो। उनके नजरिए से उनका बोलना है कि इनकी जयंती मनाना कोई उचित कार्य नहीं है, हमें जब ठीक लगेगा तब कार्यक्रम कर लेंगे। इस तरह से कुलपति अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। इस तरह के शब्द बोल के कुलपति शहीदों का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले भी विवादों में रहे कुलगुरु कर्मचारियों की कोई भी मांग पूरी नहीं की थी। कर्मचारियों ने किया था जबरदस्त प्रदर्शन। हमेशा विवादों में नाता रहा है, इनका कोई भी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
नाम बताइए। मैं आशीष शर्मा पीयूसीसी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। ये यहाँ पे जितने भी छात्र आपको दिख रहे हैं ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। हमने 4 तारीख को इनको एप्लीकेशन लिख के कुलपति जी को एप्लीकेशन लिख के दी थी कि हम 2015 से भगत सिंह जयंती मनाते आए हैं ये ज्ञान विज्ञान भवन में। हर साल की तरह इस बार भी मना रहे थे, लेकिन जो 4 तारीख को हमने जो एप्लीकेशन दी उस दिन इन्होंने मौखिक रूप से बोल दिया आप तैयारी करो, कार्यक्रम हम देख लेंगे। ठीक है, हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दी। हमको कुछ लगा कि ये प्रोग्राम में हस्तक्षेप करेंगे तो हमने इनसे लिखित में मांग लिया कि आप हमको लिखित में दे दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से निश्चित होकर कार्यक्रम कर सकें। तो ये बोलते हैं कि मैं लिखित में नहीं दे पाऊंगा और अपना कार्यक्रम भी नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? तो बोलते हैं कि नहीं वो ऊपर से प्रेशर है। मैंने कहा किसका प्रेशर है, आप नाम बता दीजिए। भगत सिंह जयंती मनाने को किस दल और किस राजनीतिक दल को तकलीफ होगी मेरे को वो स्पष्ट बता दीजिए। कहते नहीं मंत्री जी के यहाँ से ऑर्डर है कि किसी को ऑडिटोरियम हॉल नहीं देना, ये जयंती तो कभी बन जाएगी। मैंने इनसे बोला कि नहीं आप दे दीजिए आपके हाथ में। तो कहते हैं भगत सिंह जयंती तो कभी बन जाएगी, 27 सितंबर को मनाना क्या जरूरी है, दिसंबर में मना लेंगे। इनको थोड़ी सद्बुद्धि आए। मैं ये क्या बोल रहा है 27 सितंबर को भगत सिंह जयंती है। अब सर आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे, ताला बंद कर दी तो ताला हमने नहीं बंद करा, ये यहाँ का नियम है। जैसे छात्र आपसे इनसे बात करने आएंगे ये पहले जैसे देखेंगे 4 छात्र से ज्यादा आएंगे ये पहले अंदर से खुद से ताला लगा लेते। हमने कोई ताला नहीं लगाया। अब हमको अंदर जाना नहीं मिला, हम बाहर ही बैठ गए। अब 27 तारीख की हमको हमारी पूरी तैयारी है और वो देशभक्ति पे आधारित है और भगत सिंह जी के ऊपर कार्यक्रम करते हैं हम लोग। और इनका ये कैसे बोलते हैं कि कभी भी कार्यक्रम कर लोगे और ये बोलते हैं कि इनकी जयंती मनाने से क्या हमें क्या फायदा है, इसीलिए बोलते हैं। ये कुलपति जी के शब्द हैं। इनको बताइए कि भगत सिंह जी ने हमारे देश के लिए क्या करा। यदि भगत सिंह जी जैसे शहीद नहीं होते और उन्होंने बलिदान नहीं दिया होता तो आज ये तो राज कर रहे, राज नहीं कर पाते। थैंक यू। जबलपुर के कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना द्वारा लगातार प्राइवेट स्कूलों पर वैधानिक कार्यवाही की गई थी, वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूलों में बच्चों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले का खुलासा दिल्ली पब्लिक स्कूल मंडला रोड का सामने आया है। 8वीं कक्षा के शिवांश साहू हॉस्टल वार्डर मुकेश मिश्रा ने बंधक बनाकर लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं बच्चों ने अपने माता पिता को वार्डन द्वारा प्रताड़ित करने की जानकारी मोबाइल से दी, जिसको लेकर अभिभावक ने स्कूल प्रबंधक से मुलाकात कर हॉस्टल वार्डन पर कार्रवाई कर हटाने की मांग की है। शिवांश के अभिभावक का कहना है कि बच्चे को 2 दिन पूर्व बेरहमी से पीटा गया और अभिभावकों को इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई। जब बच्चों ने किसी अन्य मोबाइल से फोटो खींचकर प्रताड़ित करने की जानकारी भेजी थी, जिसके आधार पर हॉस्टल बॉर्डर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग स्कूल प्रबंधन से की गई है। साथ ही अभिभावक की सूचना पर पुलिस टीम स्कूल पहुंच गई। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। 8 दिनों में सीधा मारे उनको, भैया सीधा मारे 60 से इधर, वो बोले हानि नहीं करेंगे, ऐसे पूरा घुमा के सीधा इधर मारे, 10-20 मारे, इसलिए उनका हाथ में पीछे हाँ। क्या हुआ फिर उन्होंने ऐसे हाथ नीचे नहीं करूँगा, उन्होंने ऐसे करा सिर्फ कान में मारा, उनका पूरा कान झुंड पड़ गया था उसका। फिर जब हाथ मोड़ के फिर जमाने दिए थे तो उसकी नाक में मार दिए, उसकी ये रोज होता है सर। हाँ, और देखिए ये ऐसा पोजीशन बना के पीछे मोड़ के सीधा 2-3 बार मारे और सुबह, और ये बस इतनी बात और सुबह उठाने के लिए वो इतने मोटे डंडे का यूज करते हैं, मारते और हमको भी डेली ऐसे और फिर बोलते हैं ऐसे तेज बोलते तेरे को लड़ना और लड़। कौन बोलता है ये? टीचर। ये किस स्कूल की घटना है? स्कूल मंडला रोड जबलपुर डीपीएस नीमखेड़ा मंडला रोड। मोटे डंडे से पीछे बहुत जोर से मार। कौन मारता है आप लोगों को? मुकेश सर कौन है? यहाँ के वार्डन है। यहाँ के वार्डन है। और कितने सालों से मार रहे हैं, मतलब वो अभी मैं तो इसी साल न्यू आए हैं। आपका नाम क्या है? शिवांश को आपने मारते देखा? CS द्विवेदी। कैसा मारा शिवांश को, क्या किया? आंटी जी ऐसे पूरा हाथ पकड़ के पीठ में दम मारा, झापर के। कितने बजे रात की बात है ये? 11 बजे रात को यहाँ पर मारा, उनका पूरा कान सुन्न हो गया। हमें बताओ ना, डॉक्टर आया था यहाँ पर? नहीं, डॉक्टर को लेके गए थे। और पता है वो स्टडी रूम में जब फर्स्ट जब पर मारे थे तो इतना जोर से मारे थे कि वो उस टेबल से दूसरी वाली टेबल तक इतना वो हमेशा मारते हैं। और जब उन्होंने हाथ नीचे कर मतलब कि उन्हें इतना ऐसे बिल्कुल चिल्ला के याद कर रहे थे। नहीं तो जब मार रहे थे तो किसी ने देखा नहीं? वो मेरी पूरी मेरे क्लास वाले जितने सबने देखा है। उनको उन्होंने डरा के रखा था कि कुछ बोले ना। क्यों? क्या डराया था, क्या धमकाया उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि
तुम लोग शांत रहना, अपने काम से काम रखना, मैं मार रहा हूँ, मैं देख लूँगा क्या करना है मेरे को। तुमको धमकी दी है क्या? मेरे को ये धमकी दी कि तो तुम लोग को जिसके बच्चे को मारा है उसके पेरेंट्स से कह के तुमको उसके रैगिंग के केस से 7 साल की जेल करवा दूंगा। रैगिंग का केस लगाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब वो क्या टीचर हैं या वार्डन है? वार्डन था हमारा, वो वार्डन है। बाद में आपने जो प्रिंसिपल हैं और जो स्टाफ उनको बताए थे? उनको उनने बताने जाने ही नहीं दिया मेरे को। जब मैं जाता तब मैं वो बोल देती नहीं अंदर रहो, और जिस दिन मैं जाने में आता उस दिन मैं बोलते मैम आएंगी मैम आएंगी। आपका इलाज करवाए? मेरा इलाज करवाए और क्या किए तो डॉक्टर के पास लेके को डॉक्टर ने बताया कान के पर्दे पूरे लाल है। अभी मेरे को जब मैं बोल रहा हूँ धीमे धीमे मैं कान सुन हो जाता है बोलते बोलते। यहाँ सिर में दर्द है, कंधे में दर्द है। दवाई भी अच्छे से नहीं करवाया, ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं, उतने अच्छे से नहीं, वहाँ भीड़ भाड़ थी, ऐसे कुछ भी लिख के देती हो गया मेरा। आज आपके माता पिता आए हैं? हाँ। तो यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं? हाँ। क्या बोले आपको जाने दे रहे? नहीं जाने दे रहे, वो बोल रहे नहीं हम ट्रीटमेंट करवा देंगे, हम ये करवा देंगे। मेरा नाम है शरद कुमार साहू, मैं रीवा से आया हूँ। मेरा बेटा यहाँ कक्षा पिछले साल मैंने इसका एडमिशन करवाया था 7th में। शिवान साहू। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का शिवान साहू। और कल शाम को रात में 8 बजे लगभग इसने फ़ोन लगाया और अपनी मम्मी से बताया कि मेरे को यहाँ 23 तारीख की रात में 11:30 बजे सोते समय उठाकर बहुत मारा है। मुकेश शर्मा यहाँ वार्डन है और मेरे को न तो ट्रीटमेंट कराने दे रहा और मेरे को कहते तो रूम के अंदर रहो, और ये रोने लगा। इसका फ़ोन कट गया तो मैं सुबह फिर वहाँ से गाड़ी लेकर और अपने हमारे लोकल गार्जियन हैं, हमारे जीजा जी हैं ब्रिजेश कुमार साहू और सुशीला नाम है नीरू, वो यहाँ लोकल गार्जियन है जबलपुर में। ना तो इन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। उनको भी साथ लेकर जब मैं आया, मैंने बच्चे की स्थिति देखी तो बहुत डरा हुआ है और वो इस स्थिति में नहीं है कि इनके सामने कुछ बोल पाए कि क्या घटना हुई है, आखिर मारा क्यों। मैंने केवल इनसे इतना पूछा कि भाई अगर 11:30 बजे रहते ऐसी कौन सी घटना हुई कि इतना 11:30 बजे सो के उठा के मारना पड़ा? सुबह भी कर सकते थे ये काम आप, और इतना मारने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको ये बता दीजिए। उन्होंने कारण बताया कुछ? वो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो हमारा सहयोग करिए, बदनामी होगी, आप पुलिस में मत जाइए। मैं उसको बोल रहे हैं कि उनको टर्मिनेट कर दिए। मैंने कहा दिखा दीजिए टर्मिनेशन का, बोले बर्बली किया है, इसका मतलब ये पे में है। हमने कहा भाई हमको मिलवाइए, मैं अपने बच्ची की गलती तो जान जाऊँ कि भाई ऐसी स्थिति क्या है, मैं अपने बच्चे को इम्प्रूव करूँगा। फिर मैंने एक हॉस्टल का नियम होता है, अगर आपका बच्चा हॉस्टल में है तो जब आप बाहर ले जाएंगे तो यहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं बच्चे को चाहे किसी भी काम के लिए ले जा रहा हूँ अपनी सुरक्षा पे। मैं इनको लिखित एप्लीकेशन दिया कि मेरे बच्चे को गंभीर चोट लगी है, मेरे बच्चे ने जैसे बताया इनको मारा गया है और बच्चा मेरा डरा हुआ है, यहाँ रखना ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराऊंगा और अपने परिवार के साथ कुछ दिनों तक रखूँगा। आप मुझे अनुमति दीजिए। ये मुझे अनुमति नहीं दे रहा, ऐसे ले जाइए। मैं ऐसे ले जाता हूँ, कल ये मेल कर देंगे सभी जगह कि सब बच्चे को लेकर भाग गए, उल्टा फेंस हो जाएगा। इसलिए मेरे को आपका सहयोग लेना पड़ा। मैंने जो चाइल्ड लाइन है, हेल्पलाइन है, सभी जगह मैंने बात की है। सब लोगों ने, प्रशासन ने हमारा सहयोग करने का वादा किया है और मैं अभी इंतजार करूँ। उन्होंने मुझे रुकने के लिए बोला है कि पुलिस की गाड़ी आ रही है, आपको अपने साथ में ले जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे जो वार्डन है, इस प्रकार का मैनेजमेंट है कि जितने माँ बाप हैं बेचारे अपने पैसा लगा के यहाँ रखे हैं और ये गैर जिम्मेदारा इनका व्यवहार, उस बच्चे को हम यहाँ इंटेलिजेंट बनाने के लिए आए हैं, डिसिप्लिन सिखाने के लिए आए हैं, यहाँ तो उनको जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस स्कूल का पूरा नाम क्या है? इसका दिल्ली पब्लिक स्कूल गौर है और ये हॉस्टल का अलग है इनका काम नाम, लेकिन है पूरे के अंडर में। मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंडर ही चलता है? दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर चलते हैं। सोसाइटी अलग अलग है, फीस दिल्ली पब्लिक स्कूल की सोसाइटी में अलग जमा होती है और हॉस्टल की फीस अलग सोसाइटी में जमा होता है, पर है सब एक ही। मैनेजमेंट एक ही है? मतलब मैनेजमेंट एक ही। आज चौकी गौर में उपस्थित होकर उन्होंने ये सूचना दी कि उनका बच्चा 8वीं कक्षा में DPS स्कूल में पढ़ता है और हॉस्टल में रहता है और उसके पीठ पर कुछ चोट थी, उसका गाल सूजा हुआ था और कान से सुनाई नहीं दे रहा था। इस सूचना पर तत्काल उस बच्चे का मेडिकल भी कराया गया है। माता पिता का कहना था कि जो वार्डन मुकेश शर्मा है वो अनावश्यक मारपीट करते हैं और भी कई पूर्व की शिकायत है। इस शिकायत आवेदन पत्र को बहुत गंभीरतापूर्वक इसमें जांच की जा रही है और हर पहलुओं की इसमें बारीकी से छानबीन की जा रही है। अगर इसमें कोई भी आपराधिक तत्व का होना पाया जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के रांची थाना इलाके में नरसिंह नगर में रहने वाली नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। नाबालिग के घर पेट्रोल लेने के बहाने आरोपी पहुंचा था।
नाबालिग के घर पेट्रोल लेने के बहाने आरोपी पहुंचा था। उसने नाबालिग लड़की के माता पिता और मामा को घायल कर नाबालिग लड़की को भगा ले गया। पीड़ित परिवार ने आरोपी इमरान के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं आरोपी 30 साल का है, जबकि 12 साल की मासूम का अपहरण किया गया है। रांची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हम लोग नरसिंह नगर रांची में रहते हैं। रात को उसने गेट खटखटाया कि थोड़ा सा पेट्रोल दे दो। मेरे भाई ने थोड़ा सा पेट्रोल दिया। उसके बाद उसने धक्का दे के हम लोग को, मेरी लड़की को ले जाने की कोशिश की। हम लोग ने झींका झपटी की कि नहीं ले जाओगे, नहीं ले जाओगे। गाड़ी से उसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए वो दूर तक ले गया। हम लोग पीछे पीछे दौड़े। उसने हम लोग को गाड़ी रोक के ईंटें पत्थर सब हम लोग के ऊपर मारने लगा। मैं अपनी लड़की को दबा के और ले जाने लगी तो उसने मेरे को गिरा के और मेरे सिर में भी पत्थर मारे जी। और फिर ज़बरदस्ती हाथ मार के मैंने खूब चिल्लाई। मोहल्ले वाले कोई नहीं आए। लड़की को जानती हैं? कौन है? पहचान पाएंगी या क्या नाम है उसका? इमरान खान नाम है उसका। अच्छा, कहाँ रहता है वो? आधार ताल में। ठीक है। लंबे समय से परेशान कर रहा था? जी, 1 साल से परेशान कर रहा है। रांची में मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखाई थी पिछले साल अगस्त में जी। मैं चाहती हूँ वो बहुत लंबे से जाए। उसने मेरी लड़की को ना कई बार परेशान करने की कोशिश की। बच्ची को ले गया है कि बच्ची घर पे है? बच्ची को ले गया है जबरदस्ती। अपहरण करके ले गया है जी। कितने दिन से बच्ची गायब है? आज ही सुबह 2 बजे। आपका? मेरा नाम अनामिका पटेल। अभी 2 दिन के लिए झारखंड गए थे। सीएम साहब को जाना था। पहले एक एएसएल होती है उसमें गए। चलो होती है मुलाकात यार, ठीक है। किसी को उठाने तो नहीं गए थे? नहीं उठाने तो नहीं गए थे। थैंक यू। आज जो है वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक दंपति आए थे जो अपने आप को रांची निवासी बता रहे हैं। और उनका कहना है कि उनकी जो एक बच्ची है जो नाबालिग को बता रहे हैं, उसको लेकर एक व्यक्ति चला गया है, जिसके संबंध में थाना रांची को जो है बताया गया है और वहाँ कार्रवाई की जा रही है। पेरेंट्स के साथ मारपीट करी है? लहूलुहान हालत में थे ना, मारपीट हुई है? हाँ, वो जो माता पिता हैं दोनों ही घायल हैं और इस संबंध में जो है थाना प्रभारी रांची को अवगत कराया गया है। वो शीघ्र ही उस पर आवश्यक कार्रवाइयाँ करेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र पवार चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र पवार को क्षेत्र में एक सक्रिय एवं जुझारू कांग्रेस कार्यकर्ता की छवि रही है। भाजपा शासनकाल के दौरान जनता के मुद्दों को उठाते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप चुनाव प्रचार के दौरान जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सुरेंद्र पवार ने कहा कि सोनीपत विधानसभा क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है और कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर जो विश्वास जताया है, जनता के समर्थन से उसे पूरा करेंगे। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता राममणि द्विवेदी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। राममणि द्विवेदी ने बताया कि जो उन्होंने जनता के बीच जाकर जो देखा है, उससे स्पष्ट है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता ने अनुभव किया है कि भारतीय जनता पार्टी के दौरान शासन के दौरान वे विकास से अछूते रहे हैं। सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र पवार लगातार जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं और क्षेत्र की जनता उनको अपना समर्थन देने का मन बना चुकी है और सुरेंद्र पवार सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड बहुमत से विजयी होंगे। सर, सोनीपत विधानसभा का आपको पर्यवेक्षक बनाया गया है, किस तरह से माहौल देखने को मिला और क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले मैं तो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को और छोटे सिपाही को आज इस मौके पर पहुंचाने का जो काम किया गया है, मैं सभी का अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा कि हमें सोनीपत का प्रभारी बनाया गया है, तो मैं जो जब से आया हूं यहाँ पर जो देख रहा हूं
वो हर जनता के जुबान से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस का उनके प्रति बहुत ही वो है कि कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस का हमारे यहाँ से प्रत्याशी सुरेंद्र पवार जी हैं, वो पहले भी विधायक रह चुके हैं और इस बार भी उनको ही टिकट पार्टी ने विश्वास उन पे ही जताया है। तो जैसा कि जनता को मैं देख रहा हूं तो जनता का विश्वास से उनको भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैंने जहां तक देखा हर जनता के मन में यही है कि कांग्रेस की सरकार बने और सुरेंद्र पवार जी को हम विजयी बनाए यहाँ से। और उनका सुरेंद्र पवार जी का जो हमने जनता के बीच में जा करके देखा तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो हमारे यहाँ पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। ना किसी चीज का कोई विकास हुआ, ना यहाँ पर कोई वहाँ के जो विधायक हैं, सांसद है, वो कभी यहाँ आए नहीं। लेकिन सुरेंद्र पवार जी निरंतर हम लोगों के बीच आते रहते हैं, हमारे दुख सुख में आते रहते हैं, उनका आना जाना बना रहता है और हमारे दुख सुख में वो बराबर का साथ देते रहते हैं। इसलिए हम ऐसी सरकार चुनने जा रहे हैं कि उसमें सुरेंद्र पवार जी को यहाँ से विजयी बनाएंगे और अच्छे ढंग अच्छे बहुमत से विजयी बनाएंगे। यही जनता का हमारे जो हमने देखा तो जनता का विश्वास भी है और जनता का रुख भी है। सर, अगर सोनीपत में विकास की बात करें तो पूर्व में विधायक सुरेंद्र पवार जी रहे हैं, क्या विकास रहा है और क्या विकास छूट गया जिनको पूरा कराने का वादा किया? देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन विधायक के तौर पे जितना उनसे बना है, मैंने यहाँ पर जो जनता के बीच में जाकर के देखा तो बहुत ही कुछ काम बचे हुए हैं। और आप भी जानते हैं कि विपक्ष जब रहता है तो विपक्ष का उतना काम नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उतने काम करने तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भरपूर अपना जितना भी उनसे बना है पूरी जनता के लिए अपनी कोशिश पूरी की है कि हर काम उनका हो। जो कुछ भी बचा है वो इस बार अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आ रही है और वो फिर से विधायक चुने जाएंगे और दोबारा विधायक चुने जाने पर हो सकता है हमारा कांग्रेस के श्रेष्ठ नेतृत्व जो है उनकी बड़ी जिम्मेदारी दे, तो जो और अधूरे काम पड़े होंगे वो भी पूरे होंगे। ऐसा हमने उनसे बात करने में और जनता के बीच में जो देखा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान द्वारा कांग्रेस प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाने व सही तरीके से चुनाव करवाने का जिम्मा मध्य प्रदेश के भोपाल से आए पर्यवेक्षक आशीष तिवारी को सौंपा है, जो सभी विधानसभाओं में जाकर प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। पर्यवेक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि इस बार जनता बदलाव की मूड में है और कांग्रेस प्रत्याशियों को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में वे फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला व उनके सुपुत्र नितिन कुमार सिंगला से मिले। नितिन सिंगला ने बताया कि चुनाव में उन्हें लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। वहीं सह पर्यवेक्षक राममणि द्विवेदी ने बताया कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है। राममणि द्विवेदी ने बताया कि चुनाव के बीच में वे होल्ड फरीदाबाद विधानसभा के लोगों से भी मिले और उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से जाना। उन्होंने बताया कि लोग काफी परेशान हैं, सिवर और पानी की जैसी मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। वहीं फरीदाबाद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला ने बताया कि जनता भाजपा के शासन से तंग आ चुकी है और कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। जनता वोट के माध्यम से भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आज फरीदाबाद में आपका संपर्क हो रहा है और पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। लगातार कल से आपका दौरा है, किस तरह का माहौल देखा, क्या रहा? माहौल तो जैसा हम देख रहे हैं माहौल बहुत ही बढ़िया है। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी आज 10 साल से 15 साल से उनकी सरकार बनी हुई है, उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ, कहीं विकास का नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। मैं खुद यहाँ ऑब्जर्वर के रूप में हूँ, रास्ते से चल रहा हूँ, पैदल भी जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कूड़े कचड़े सब रोड पे पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। इसलिए ये इस बार बदलाव की हवा है, बदलाव जनता चाह रही है। और विधानसभा नवासी में हमारे लखन कुमार सिंगले जी हैं, उनका पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के तौर पे और जनता का जो रुझान है वो पूरी तरह उनकी तरफ है। हमने जैसा कि अभी तक देखा, कल रात में भी हमने कई जगहों पे गए, वहाँ पर भी हर जगह हमें ऐसा लग रहा है कि 60 कांग्रेस है, 40 भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस पार्टी के सभी सिपाहियों से और सभी कार्यकर्ताओं से ये आग्रह करूँगा कि वो और मेहनत करते रहें और इस मेहनत को, जो अभी हमारा रेशो चल रहा है, इसको बरकरार रखें 5 तारीख तक। तो निश्चित ही तौर पे यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमारे लखन कुमार जी विजयी होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं हरियाणा के और यहाँ अपने
इस क्षेत्र में 89 नंबर जो हमारा ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के जनता का जो स्नेह मिल रहा है, मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ कि उनका जो रुझान है कांग्रेस पार्टी की तरफ बहुत ही तगड़ा है। सभी मिलजुल करके बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस परिवार के साथ रहेंगे और इनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं उन्हें पुनः से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े रहने के लिए। और आज कल हमने देखा हुड्डा जी का परसों कार्यक्रम था, उसमें भी कई समाज के लोग, पंजाबी समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, काफ़ी सभी समुदाय के लोगों ने अपना समर्थन दिया है। तो निश्चित तौर पर ही यह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और लखन सिंह यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं, लखन कुमार सिंगले जी ने विधायक बनने जा रहे हैं। ठीक है सर, तिवारी, जैसा कि देखा गया है कि आप एक युवा हैं और युवा पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, साथ में राममणि द्विवेदी जी भी आपके साथ रहे, कल से आपका निरंतर दौरा चल रहा है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं लखन जी को? देखिए, सबसे पहले मैं अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हम सब के नेता जिन्होंने युवाओं को देश की राजनीति में स्थापित करने का काम किया, आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का माहौल कैसा है, तो हरियाणा समेत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हर वर्ग का साथ मिल रहा है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आम जनमानस में काफ़ी उत्साह है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। युवा है, युवाओं में किस तरह का माहौल देखने को मिला आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं से 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल है। आज देश का युवा अपने भविष्य की रक्षा हेतु दर भटक रहा है। देश की महिलाएं अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु आंदोलन कर रही हैं। देश का किसान और नौजवान परेशान है। हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहा है और ऐतिहासिक बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या कुछ पहल करने जा रहे हैं आप युवाओं को लेकर? देखिए, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ पे हरियाणा के अंदर अपने जो मुख्यमंत्री बनेंगे, कैबिनेट के जो लोग होंगे, उनसे कांग्रेस पार्टी के नेता बात करेंगे और यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार देने की बात करेंगे और जो संभव मदद होगी युवाओं के संरक्षण के, उनके भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी यथासंभव हर प्रयास करेगी। ठीक है, धन्यवाद।